हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर आंसर राइटिंग फॉर जेपीएससी 11th एंड जेपीएससी सीडीपीओ के लिए स्पेशली, क्योंकि आप जून में भी और जुलाई में भी दो मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं और मैक्सिमम लोगों का जिनका जेपीएससी निकला सीडीपीओ भी निकल ही जाएगा। तो आप एक शानदार मेंस लिखने जा रहे हैं, हो सकता है 2 बार लिखने का मौका मिले। इस जेपीएससी के मेंस में थोड़ी सी जेपीएससी का जो सीडीपीओ का मेंस है वो थोड़ा अलग हो जाता है और जेपीएससी का जो पीसीएस वाला मेंस है 11th वाला वो थोड़ा अलग हो जाता है, लिखने का पैटर्न से लेके सब कुछ। ओवरऑल हम लोग इस आंसर राइटिंग में अच्छा स्कोर कैसे करें, आंसर राइटिंग में हम किन किन बातों का ध्यान रखें, वो सारी चीजें इसी सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ में यदि आप ही तय करो कि किसमें ज्यादा स्कोर मिलेगा, ये आप ही तय करना सीख लें तो कितना मजा आएगा, फिर तो दिक्कत खत्म हो जाएगी ना। आपको आंसर राइटिंग पर भी अभी हम कुछ आंसर राइटिंग सैंपल में भी लास्ट में दिखाएंगे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो चीजें आप हमारे अभी जब सेशन लेंगे एक पार्ट में, तो वहां जो चीजें आप समझेंगे ना उसको प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर पाओगे आंसर राइटिंग जब हम आपको दिखाएंगे तब लगेगा कि आप क्या उसी तरह से लिख रहे हो। नहीं लिख रहे हो तो अभी मौका है, अभी समय है, आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। एक बेहतर आंसर राइटिंग बहुत ही अहम होता है। इसमें कुछ सवाल है, उसको सबसे पहले हम लेते हैं, क्योंकि सवालों के साथ अगर जवाब दिया जाए तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। पहला सवाल, क्यों जरूरी है आंसर राइटिंग? आंसर राइटिंग की जरूरत, अच्छे आंसर राइटिंग की जरूरत क्यों है? अच्छे स्कोर के लिए ऑब्वियसली। अच्छे आंसर राइटिंग से क्या होगा मालूम है? आपको ना केवल सिलेक्शन आपका मिलेगा, आपको सिलेक्शन ही नहीं मिलेगा बल्कि आपका रैंक भी आ जाएगा। सिलेक्शन ही नहीं होगा, रैंक भी आपको मिलेगा। तो अच्छे आंसर राइटिंग से और इंटरव्यू का डर खत्म हो जाएगा। इंटरव्यू का डर खत्म इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर मेंस में आपको कॉन्फिडेंस है कि हमने अच्छा लिखा है, बेहतर तरीके से लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है, तो स्कोर तो आ ही रहा है। कितना कम दोगे, कितना भी कम दोगे तो हम इन तो कर ही जाएंगे। तो ना केवल ये सिलेक्शन करवाता है बल्कि अगर इंटरव्यू भी अच्छा गया तो आपको रैंक भी दिलवाता है। एक अच्छा आंसर राइटिंग बहुत ही जरूरी है। तो कई बार क्या होता है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। इसको इग्नोर बिल्कुल ही नहीं करना है। अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा तो कम सीट में भी अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो सिलेक्शन होगा, 100% होगा। और ये आप ही तय करोगे, आज के इस सेशन में प्रूव करेंगे और आप ही ये तय करेंगे कि अगर आप उसी तरह से लिख रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं लिख रहे हो तो क्या सिलेक्शन होना चाहिए, खुद ही जज कर लेना। शुरुआत कैसे करें आंसर राइटिंग की? ठीक है, शुरुआत कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। देखो, शुरुआत की अगर हम बात करें ना, स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो सबसे अहम होता है, जिसको हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, वो होता है प्रश्नों को समझना। क्वेश्चंस को समझना। क्वेश्चन को समझते ही नहीं है मैक्सिमम स्टूडेंट। अगर थोड़ा सा भी लच्छेदार क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नहीं समझते हैं। और आप लोगों में से अधिकांश स्टूडेंट डिनाई कर जाते हैं इस बात से कि क्या ऐसा होता है। ऐसा तो होता नहीं है, बिल्कुल होता है, 100% होता है। ठीक है, अधिकांश के साथ होता है। अधिकांश में भी 80% से ऊपर स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्रश्न ही समझ नहीं आता। और क्या हम बोले आपको, मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट है ना जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, अब उनको पता ही नहीं चलता कि एक ही तरह के सवाल को 5 अलग अलग एंगल पे लिखना है, क्योंकि उसके टेल वर्ड बदल गए। मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब इस मेंस के लिए तैयार करने में हमारी हालत खराब हो गई। हालत इसलिए खराब हुआ, ऐसा नहीं था कि कंटेंट उनके पास नहीं है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या एक ही तरह का सवाल अलग अलग तरीके से पूछकर उसके आंसर को बदला जा सकता है। जैसे सिंपल सा सवाल है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हम इसी को उठाते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारणों का वर्णन करें। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारणों का, या ऐसे आप कह सकते हो ना,
असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम का मूल्यांकन करें। असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम का क्या आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। सवाल एक ही दिख रहा है, सारे वर्ड एक ही हैं, टेल वर्ड्स बदल गए ना, तो आंसर बदलेगा ना। अब दिक्कत क्या है कि इस तरह के सवाल को लेकर हमने जिस आंसर को सोच लिया है, हम उसी तरह के आंसर को लिख देते हैं, चाहे सवाल को माने सवाल आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रीजन और कॉन्सिक्वेंसेस को बताए, सिर्फ यही सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। इसके पीछे अगर हम इवोल्यूशन वर्ड डाल दें, कंक्लूजन क्रिटिकल इवोल्यूशन डाल दें, तो ये सवाल का आंसर पूरा बदल जाता है, बहुत हद तक चीजें चेंज हो जाती है। तो ये समझना ही सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है। ये वो स्टेज है जिसको अगर क्रॉस कर गए तो फिर आंसर राइटिंग में कुछ नहीं है, कुछ आंसर राइटिंग में नहीं है। तो आपको अभी भी इस बात को चेक कर लेना है कि क्या एक्चुअली में क्वेश्चन समझ रहे हैं। क्वेश्चन जो चेंज हो रहा है तो उस चेंज क्वेश्चन को हमको कैसे अप्रोच करना है ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इसी स्टेज से गुजरने में महीनों लग जाता है, बस यहीं पे, ठीक है। इसी स्टेज से ये स्टेज निकल गया तो फिर आप हीरो हैं, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अब ये क्लासेस के दौरान इस बात को थोड़ा बताया जाता है, क्योंकि ये लाइन ना हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि हमें क्वेश्चन भी समझ नहीं आता, और इसी के कारण इन शब्दों को बदल के आंसर राइटिंग के लिए ऐसे लिखना है वैसे लिखना है, ये सारी चीजें चलती है, बट बेसिकली समझ नहीं आता सवाल की उसके अंदर हमें चीजें लिखनी कैसी है। तो एक तो ये, अब इसके लिए आपको सवाल को बार बार पढ़ना होगा, एक सवाल को 4 से 5 बार पढ़ेंगे कम से कम। आप एग्जामिनेशन हॉल में भी इसको कीजिए, जब 3, 4, 5 बार पढ़ेंगे ना तो थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप आंसर राइटिंग ठीक कर लिए हो तो तब भी आपको जरूरत है 2-4 बार पढ़ने की। हम लोगों को जरूरत पड़ती है, हर एक को पड़ती है। आप बहुत बड़े से बड़े राइटर के पास चले जाएंगे ना, उनको भी बोलेंगे कि सर इस पे कुछ लिख दीजिए, वो भी 25 बार सोचेंगे। तो ये आपको लगता है कि अगर सामने वाले को हमने कोई सवाल दिया और सामने वाले टीचर अगर 4 बार पढ़ रहा है, तो वो टीचर एक्चुअली 4 बार इसलिए पढ़ रहा है कि उसको पता है ये चीजें कितनी गंभीर है। समझ में आ रहा है? वो सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा है, इसीलिए वो एक बार पढ़ के निकल जाता है। तो जितना एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा ना, उतनी बार आप सवाल पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि सब कुछ तो इसी सवाल को पढ़ने में ही है, बाकी टाइम नहीं लगना है। बाकी जैसे ये सवाल पढ़ के समझेंगे आप, उसको उसकी फॉर्मेटिंग तुरंत कर लेंगे, इशू खत्म हो जाएगी। तो ये सबसे अहम है सवाल को समझना। इसके लिए कम से कम 4-5 बार आपको सवाल पढ़ना होगा। इसके बाद जब समझ लेंगे सवाल, तो आपको इस अगला नेक्स्ट जो है वो है फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है। फॉर्मेटिंग की आदत डाल लें। आपको जब मेंस का पेपर मिलेगा, जब आप झारखंड का एग्जाम देने जाएंगे और आपको जब मेंस का पेपर मिलेगा, तो उसमें कुछ साइड में रफ के लिए भी रहता है, हर एक पीसीएस यूपीएससी में रहता है। इस रफ को भी जो कॉपी चेक करते हैं, उस रफ पेज को श्योर देखेंगे, वो पलटेंगे। सबसे पहले कॉपी चेक करने के पहले वो आपके रफ को ही देखते हैं, ये याद रखिएगा। अधिकांश मामलों में रफ पेज पहले देखा जाता है। वो रफ देख के उनको आइडिया लगता है कि नहीं, इसने अपने दिमाग को चलाया है, इसने कोशिश की है बेहतर करने का, उससे भी उनका एक अप्रोच डेवलप होता है। तो जो रफ पेज है उस पे आप फॉर्मेटिंग करेंगे, जो कुछ ऐसे मिसिंग पॉइंट है उसको डालेंगे। जैसे मान लो कोई भी आपके सामने सवाल है, उस सवाल से रिलेटेड फैक्ट्स, एग्जांपल्स, कुछ भी ऐसे ऐसे चीजें आ रहे हैं ना, उसको आप रफ में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये रैंडम, ठीक है, कारण रैंडम, परिणाम रैंडम, जो भी आ रहा है लिख लो। बाद में उसको फिर आपको सजाना भी है कि कौन नीचे आएगा कौन ऊपर आएगा। एग्जामिनेशन का प्रेशर अलग प्रेशर होता है, तो कौन नीचे कौन ऊपर ये आप सजाओगे भी ना, तो उन सब के लिए रफ जरूरी है। और फॉर्मेटिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे कोई सवाल आया, आपने सवाल को समझ लिया, तो उस सवाल में कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, बॉडी में आपको क्या लिखना है, और इंट्रो है ना, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब इसी के पास छोटे छोटे पॉइंट्स दे दोगे, यहां पे पॉइंट्स दे देंगे, यहां पे दे देंगे, जो जो आपको करना है जैसे सवाल उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो गया फॉर्मेटिंग। अब जब आप लिख रहे होंगे और रैंडम आपने
वहां पे पॉइंट्स डाल दिए हैं, जो फैक्ट्स है वो डाल दिया है। अब जब आप लिख रहे होंगे तो आपका कुछ छूटेगा नहीं, लिखोगे लिखते समय याद है, अच्छा कुछ छूट रहा है क्या, वहां देख लेते हैं। इसी फॉर्मेटिंग में आपने इधर उधर अरेंज कर दिया, 5-10 पॉइंट है उसको ऊपर नीचे लिख दिया है। अब यहां से चूज करना आसान हो जाएगा, अच्छा इसको पहले ऊपर डालते हैं, इसको नीचे डालते हैं, तो एक परफेक्ट आंसर, परफेक्ट के एकदम नजदीक जो आपका आंसर है वो पहुंच जाएगा। तो फॉर्मेटिंग करना नहीं भूले, फॉर्मेटिंग की आदत डाल ले। फॉर्मेटिंग करने में कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हमारा 2-4-5 मिनट चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, इतना नहीं जाता। अगर आपकी आदत हो गई है तो नहीं जाएगा, और नहीं है तो अभी बना लीजिए समय है। तो आप अगर 1 मिनट भी फॉर्मेटिंग में देते हैं ना, 1 मिनट में फॉर्मेटिंग हो जाता है, अगर आदत हो गई है तो फिर आपके आगे का समय बचता है। आंसर राइटिंग के दौरान वो पूरा रफ तैयार है, सीधा लिखो इधर, तो वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कीवर्ड्स, हर एक सवाल में पीछे में अक्सर हाँ कीवर्ड्स हो, हर एक सवाल में कीवर्ड्स होता है और एक टेल वर्ड होता है। तो कीवर्ड एंड टेल वर्ड का आपको ध्यान रखना है। पुछल्ला शब्द और कीवर्ड, जैसे मान लीजिए पर्यावरण अनुकूलन शब्द दिया गया है। अब पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन दिया है, तो पर्यावरण, एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन दोनों ही दिया है ना, तो एनवायरमेंट और पॉल्यूशन दोनों को आपको सही से एक्सप्लेन करना है। पर्यावरण संतुलन दिया है मान लो, तो पर्यावरण और संतुलन इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे कीवर्ड्स अगर आपके क्वेश्चन में हैं तो कीवर्ड्स को पकड़ लीजिए, एक नहीं होता एक से अधिक होता है, उन कीवर्ड्स को पकड़ लो और उस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग चीजों को थोड़ा सा समझा दीजिए। जो भी क्वेश्चंस के अंदर कीवर्ड है उसको थोड़ा क्लियर करना जरूरी है। अगर कम शब्दों वाला सवाल है तो 2 ही लाइन में कीजिए, अधिक शब्दों वाला सवाल है अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो अगर पर्यावरण संतुलन या असंतुलन है, पर्यावरण प्रदूषण है, तो थोड़ी जानकारी आपके आंसर से मिलनी चाहिए कि एक्चुअली ये होता क्या है, तो थोड़ा आप उसको डिफाइन करेंगे, ये रूल होता है, इस बात का ध्यान रखना। इसके साथ ही और क्या है, टेल वर्ड की बात करते हैं। तो टेल वर्ड्स की अभी हमने थोड़ी सी बात की भी थी, जैसे कई सारे शब्द हैं लाइक एग्जामिन करना, समीक्षा करना, व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, आलोचनात्मक व्याख्या या मूल्यांकन, कुछ भी, क्रिटिकली एनालिसिस या क्रिटिकली एग्जामिन या क्रिटिकली इवैल्यूएशन, कुछ भी। तो ऐसे कई सारे शब्द आएंगे, इन शब्दों के अकॉर्डिंग आपका आंसर फॉर्मेट बदल जाएगा। तो जैसा सवाल, जैसा ये टेल वर्ड, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को चेंज करेंगे। टेल वर्ड्स को लेकर अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है तो आप चले जाना, टेल वर्ड्स को लेकर हमने 2-3 अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिए, तो आप उसको देखेंगे तो आपकी एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इतना आपको इनिशियल फेज में करना है। तो ये जब आप कर लेंगे, यानी क्वेश्चन समझ लेंगे, कीवर्ड्स को पकड़ लेंगे, टेल वर्ड्स को आपने पकड़ लिया, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग कर ली, कुछ जो फैक्ट्स या कुछ जो रफ डाटा है वो आपने मेंशन कर लिया, अब आप आंसर राइटिंग के लिए तैयार है। अब आप आंसर राइटिंग करेंगे, ये फर्स्ट स्टेज था आंसर राइटिंग की शुरुआत करने की। तो इतना शुरुआत करने के लिए चाहिए। बहुत तामझाम लग रहा है ना, ऐसा होता नहीं है। जब धीरे धीरे आदत हो जाएगी ना तो ये सब कुछ नहीं लगेगा, ये वैसे ही हो जाएगा और फॉर्मेटिंग की भी जरूरत कम हो जाएगी। सब चीज में फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं होगी, बट फॉर्मेटिंग और जो फैक्ट्स है ना वो आपको लिखना चाहिए। चलिए अब आगे क्या है, आगे जब हम कोई भी एस्से लिखेंगे तो आपके एस्से में इंट्रो होता है, आपके एस्से में बॉडी होता है और आपके एस्से में कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, जिसको हम ऊपर में इंट्रोडक्शन को क्या कहते हैं, भूमिका कहते हैं। इसको शरीर क्या लिखना, बॉडी है, और ये निष्कर्ष है। तो भूमिका और निष्कर्ष, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड बॉडी। इंट्रोडक्शन अहम होता है किसी भी एस्से के, किसी भी एस्से नहीं, एस्से के लिए तो होता ही है इंट्रोडक्शन, आंसर राइटिंग के लिए। अब इंट्रोडक्शन में क्या है कि अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर का है, 10 नंबर का है, छोटा है मान लो, तब कई बार क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स इंट्रो को स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट भी आप इंट्रो के फॉर्म में ही करेंगे। अगर कम शब्दों वाला आंसर है, कम शब्दों में ही आपको आंसर लिखना है, 2 लाइन में ही सही, आप डायरेक्ट ही स्टार्ट कीजिए, लेकिन उस 2 लाइन को इंट्रो के फॉर्म में ही लिखना है और उसके बाद बॉडी को अलग करना है। ठीक है, उसके बाद बॉडी को अलग करना है, राइट। तो इंट्रो जो है
वो आपको लिखनी है, और अगर ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो इंट्रो आपको बढ़ जाएगा, इतना ही अंतर है। लेकिन इंट्रोडक्शन लिखना है। छोटे सवाल हैं, डायरेक्ट आप फैक्ट से स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रो लिखने के कई सारे तरीके हैं, उन तरीकों में अभी नहीं जाएंगे, बस आपको हम गाइड करते हैं कि इंट्रोडक्शन डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, इंट्रोडक्शन लच्छेदार भाषा में भी लिखा जा सकता है, और जो इंट्रोडक्शन है वो टू दी पॉइंट भी हो सकता है, माने पॉइंट फॉर्म में नहीं, यानी जो कंक्रीट उसके अंदर का कोर फैक्ट है ना, उससे आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद बॉडी, अभी हमने जिस टेल वर्ड की बात की, पुछेल्ला शब्द, हमने जिस की वर्ड की बात की, तो की वर्ड को आप यहां इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं, की वर्ड को आप यहां एक्सप्लेन कर सकते हैं, या आप बॉडी के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। की वर्ड के साथ टेल वर्ड के अकॉर्डिंग आपका ये बॉडी मूव करेगा। जब इंट्रोडक्शन लिख देंगे उसके बाद आपके क्वेश्चन की जितनी भी डिमांड है, वो निगेटिव लिखना, पॉजिटिव लिखना, जो भी एक्सप्लेन करना, अंतर करना, जो भी करना है, वो सब आप इस बॉडी के अंदर करेंगे। ये ऑलमोस्ट 70% के आसपास आपके आंसर का होता है। तो जो भी स्कोर मिलना है, अच्छा वो तो यही मिलना है, क्योंकि 70% के आसपास होता है। तब दिमाग में आया कि क्या इस दोनों के स्किप करेंगे तो काम चलेगा? नहीं, इंट्रोडक्शन के लिए अलग से स्कोर होता है और कंक्लूजन के लिए अलग से स्कोर होता है। आप दोनों में से किसी को भी छोड़ेंगे तो आपका वो उस हिस्से का स्कोर कटेगा, जो मिलना है इसी में मिलेगा। तो ये इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन स्किप नहीं करना। इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन। जब आप कंक्लूड कर रहे होंगे किसी भी आंसर को, कंक्लूजन के लिए सबसे पहला ही नियम यह है कि कंक्लूजन में कोई भी नया लाइन नहीं ओपन करना, कोई नया फैक्ट या नया एस्पेक्ट ओपन नहीं करना। चूंकि आप निष्कर्ष कर रहे हो ना, आप इसको ऐसे समझिए कि कोई ऑरेटर है, किसी ने मंच को संभाला और उसने भाषण दिया, ठीक है। अब उसने जब वो आप देखना कभी भी किसी भी स्टेज में, स्टेज पे जब कुछ ऐसी भाषण, मतलब ऐसी चीजें बोली जाती है विद्वानों के द्वारा जिनको इनवाइट किया जाता है, वो जब बोलते हैं ना, तो जो एंकर होता है उसको जब सम अप कर रहा होता है, तो जो वो बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो कंक्लूड कर देता है 4-5 लाइनों में कि सर ने ऐसा ऐसा कहा है, ठीक है, सर ने ऐसा कहा है, तो वो कंक्लूड कर देता है। समझ में आ रहा है? तो वो जो कंक्लूड करता है, तो वो उन्होंने जो बोला वही किया। तो आपने जो इंट्रो और बॉडी में लिखा है, आपको उसी तरह का कंक्लूजन यहां पे देना है, कोई भी नया एस्पेक्ट इसमें नहीं खुलेगा। रूल नंबर 2 जो बहुत अहम है ये भी, कि कंक्लूजन के बारे में कहा जाता है कभी भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए और कभी भी होपलेस वाला कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं ऊपर में कुछ ऐसा है पेंडेमिक को लेकर, इस वॉर को लेकर, बीमारी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ भी ऐसा है जिसमें आपने निगेटिव लिखा, चलो ठीक है, लेकिन कंक्लूजन में आप आशा दिखाएंगे, एक होप दिखाएंगे, नहीं धीरे धीरे ठीक हो रही है चीजें, कंट्रोल में आ रही है। तो इसको निगेटिव पे नहीं छोड़ना है, निगेटिव पे नहीं छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सब है। अब ये जो बॉडी का पार्ट है, अब इन तीनों की बात हो गई ना, अब सिर्फ हम लोग बॉडी पार्ट की बात करते हैं। ये जो बॉडी का पार्ट है, इसके अंदर आप ऐसा क्या क्या डालेंगे जिससे आपका आंसर अच्छा हो जाए। तो बॉडी के अंदर आप कोशिश करना, ऐसा करते इसको छोड़ते हैं, अभी छोड़ देते हैं, इसको हम करेंगे बाद में। कंक्लूजन हो गया टेल वर्ड्स के अनुसार आंसर को आपको चेंज करना है, ये था। अब इन सारी चीजों को हम लोग यहां पे लेते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस हो गया। इसके अंदर आपने पूरा ऐसे कैसे लिखना है उसको आप समझ गए, और इससे रिलेटेड और भी डीप में आपको कुछ देखना है तो अलग से डेडिकेटेड वीडियो सब पे बनाया गया है, उस क्लास को आप देख सकते हैं। अब सवाल है कि हमें अच्छा नंबर लेना है, राइट, हमें मार्क्स अच्छा चाहिए। अच्छा नंबर लेने का एक ही तरीका है, वो है जो भी आपके, मतलब इसको छोड़ो, ऐसे देखिए इसको, आप जो भी आंसर लिखें उस आंसर को पढ़ने के लिए आप मजबूर करते हैं। पहले इसको समझो क्या है, फिर इस पे आएंगे। जो भी आंसर आप लिखते हैं, आपके आंसर को हम क्यों पढ़ना चाहेंगे? सिंपल सी बात है, आप हमारे आंसर को क्यों पढ़ना चाहेंगे? इतने लोग लिखते हैं, इतने लोग बोलते हैं, क्या किसी का हम लोग देखते पढ़ते हैं? स्किप करके निकल जाते हैं।
तो फिर आपका कोई क्यों पढ़े? आप एक बार सोचिए। जब ये सोचेंगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आपका कोई आंसर क्यों पढ़े? आपने अपने आंसर में ऐसा क्या किया है? क्या कुछ खास इंफॉर्मेशन दिया है? क्या कुछ खास एंगल पे उसको आप लेके गए हैं? क्या बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने लिखा है? अच्छे शब्द और पॉइंट का यूज किया है? कुछ नई जानकारी मिल रही है? एक अच्छे फ्लो में उसको अरेंज किया है? क्या है आपके आंसर में जिसको पढ़ के सामने वाला थोड़ी देर रुक जाए आपके उस पर? बताइए। तो गुड स्कोर आपको चाहिए ना, एक अच्छा स्कोर चाहिए। आप देखिए, अच्छे स्कोर के लिए सबसे पहला काम है कि फॉर्मेट सबसे पहला काम है फ्लो चार्ट। एक मिनट, अभी इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना, रुक जाओ, बताएंगे। फ्लो चार्ट के बाद फैक्ट्स, तीसरा एग्जाम्पल्स, और कुछ है तो बहुत कुछ, बट हैंड राइटिंग, और ये तो लॉजिकल फ्लो, दोनों अलग अलग है। देखिए क्या क्या चाहिए। अच्छा आंसर आपको करना है, आपके आंसर में फ्लो चार्ट टाइप की चीजें चाहिए। फ्लो चार्ट क्या क्या होता है? फ्लो चार्ट में क्या होता है? जैसे मान लो आपने ऐसे एरो निकाल दिया, आपने इस तरह से कुछ बना दिया, राइट? आपने कुछ दिख रहा है, आपने कुछ ऐसे ऐसे बबल फॉर्म में कुछ बना दिए, कुछ क्लाउड के फॉर्म में बना दिया, कुछ ऐसा डिजाइन किया और इसके अंदर ऐसे पार्ट करके कुछ कुछ लिख दिया, जैसा जो भी चीज होता है, कुछ भी ऐसा, जहां भी जिस तरह का मौका मिले थोड़ी डिजाइनिंग कीजिए। फ्लो चार्ट के अंदर ही हम डालेंगे। आपने मैप बना दिया इंडिया का, इसको ऐसे डाल रहा, हाँ, आपने इंडिया का मैप बना दिया, राइट? उसी तरह से आप ऊपर का हाफ मैप बना सकते हैं। तो फ्लो चार्ट का मतलब ये होता है इस तरह की थोड़ी चीजें बना देनी जिससे आपका आंसर हल्का दिखने लगे। अभी हम दिखाएंगे, अभी वो भी आपको हम दिखाएंगे जिससे आंसर आपका थोड़ा हल्का दिखे, राइट? अब देखिए, फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम जबरदस्ती डालना है, समझ में आ रहा है? और बहुत सारा डालना है नहीं, एक दो काफी है, एक दो से हो जाएगा आपका, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं डालना है, और जहां एकदम एसेंशियल नहीं लगता है तो वहां छोड़ भी देना है। फैक्ट्स, ये बहुत अहम रोल प्ले करता है आपके मेंस के एग्जाम में स्कोर दिलवाने के लिए। फैक्ट्स क्यों बोला जा रहा है? मेंस का आंसर लिख रहे हैं और फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। फैक्ट्स की बात इसीलिए मेंस के आंसर राइटिंग में कर रहे हैं क्योंकि अगर आप फैक्ट्स नहीं देंगे तो ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट हो ही नहीं सकती है। ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट होगा ही नहीं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, ठीक है? ये यूपीएससी के अंदर जब आप पढ़ेंगे पेपर 4, उसके अंदर एक शब्द है ये। तो ऑब्जेक्टिविटी के कारण क्या होता है, आपका आंसर और जो चेक कर रहे हैं उनका, दोनों का माइंड टकरा जाता है उस फैक्ट पे। अगर मान लो कि नॉन कॉपरेशन की बात की गई है, या चलो अभी मानसून का समय है, मानसून की बात कर रहे हैं, और आप उसमें लिख दो कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन हो जहां पे आप लिख पाओ कि 1 अप्रैल को केरल में मानसून आ जाता है और 15 तक लगभग फैल जाता है भारत में, तो सामने वाला जब चेक कर रहा होगा ना, तो उसको 1 अप्रैल 1 जून, सामने वाला जब चेक कर रहे होंगे ना, तो उनसे उनका फैक्ट 1 जून वाला टकरा जाएगा। ओके, इसने 1 जून लिखा है, तो रुकने की एक वजह मिल जाएगी, और रुकने के साथ साथ उनके दिमाग में जो एक फैक्ट्स था, उस फैक्ट्स से आपका फैक्ट्स टकराएगा, तो उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके, ये सही ट्रैक पे चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस कोई भी जिसके अंदर जो एसेंशियल, देखो मेंस है तो इसको प्रीलिम्स नहीं बनाना है, तो मेंस से इसका मतलब नहीं कि फैक्ट्स एकदम डाले जा रहे हैं, नहीं। फैक्ट्स जो आपका होता है वो बहुत कम ही डाला जाता है, जहां जहां एसेंशियल है वहां फैक्ट्स डालेंगे। फैक्ट्स अलग अलग फॉर्म में होता है, एग्जाम्पल को भी फैक्ट्स कहेंगे, ठीक है, और डाटा को भी फैक्ट्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना है कि आप ओवर फैक्ट्स ना कर दें, क्योंकि आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं, लॉजिकल फ्लो ज्यादा मायने रखता है। फैक्ट्स इसलिए डाला जाता है कि आप अपने आंसर और अपनी बातों को प्रूफ कर रहे हैं वहां पे, तो उसके लिए ये फैक्ट्स है, राइट? उसके लिए ये फैक्ट्स होता है। ये जो फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा, इस फैक्ट्स में आपको क्या क्या देखना है? इसमें देखना है कि जो सब्जेक्ट, जो क्वेश्चन है, उसमें ऐसा क्या 5-7 ऐसे एसेंशियल फैक्ट्स निकल रहे हैं जिसको हम अलग अलग जगह पे फिट कर सकते हैं।
तो जब वो 5 लाइन पढ़ेंगे ना, छठे में फैक्ट्स टकरा जाएगा, ओह यही है, फिर 8 के बाद फिर फैक्ट्स टकराएगा, सॉरी। तो फिर तो मतलब ऐसे करके जब फैक्ट्स टकराता रहेगा तो फिर आसान हो जाएगी चीज़। आपका क्वेश्चन जो आंसर है वो उनको सेटिस्फाइड करेगा। तो इसीलिए फैक्ट्स की जरूरत पड़ती है और आंसर को प्रूफ करने के लिए भी। इसके बाद एग्जांपल्स डालिए, कोशिश कीजिए करंट का अगर एग्जांपल है वो डालें। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल, मॉडर्न में भी एग्जांपल्स डालिए, उस समय का हुआ एग्जांपल डालिए। एग्जांपल महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, लेकिन फिर कहेंगे भर नहीं देना इसी से। जहां पे जरूरत हो बहुत ज्यादा तो 1 2 3 करके एग्जांपल आप डालिए। जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आईआर का सवाल है और इस तरह के सवाल है, वहां पे एग्जांपल्स होने ही चाहिए। ठीक है, वहां एग्जांपल्स होने ही चाहिए, वहां पे आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो एग्जांपल डालने से आप जो चीज लिख रहे हो उसको प्रूफ मिलता है। एग्जांपल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के अंदर आप जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो भी डालेंगे साथ में। अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है, सरकार का कोई निर्णय है, किसी कमीशन ने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ नया बर्निंग चल रहा है एग्जाम्पल, तो उसको अगर डालोगे तो ज्यादा स्कोर मिलेगा, क्योंकि कोई उसको काट नहीं सकता है। इसके बाद हैंड राइटिंग बड़ा समस्या है। हैंड राइटिंग के बारे में हम यही कहते हैं कि मान लीजिए कि ठीक आपने सब कुछ लिखा है और सही तरीके से नहीं लिखा तो कोई फायदा है। फॉर्मेटिंग में भी ये चीज होती है। फॉर्मेटिंग क्यों करवाया जाता है, आपने सब कुछ लिखा है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से, चलो इसको यहां देखेंगे, चलिए हैंड राइटिंग पे रुक जाते हैं। हैंड राइटिंग क्यों कहा जाता है, अच्छा क्योंकि आपका सब कुछ ठीक है और ने सब चीज डाला और ऐसा लिख दिया जिसको पढ़ने के लिए स्ट्रेस लगता हो, जिसको पढ़ने में तकलीफ होती है। तो सब कुछ लिख दिया और पढ़ने में तकलीफ होती है। आपको पता है सीनियर जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, या उस तरह के जो लोग होते हैं काफी ज्यादा नॉलेजेबल, वो आपके पेपर को चेक करते हैं। तो वो पेपर चेक करेंगे तो एक तो चश्मा लग ही जाता है, 40+ तो हो ही जाता है, चश्मा लग ही जाता है। अब पावर का दिक्कत है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वैसी स्थिति में आप हैंड राइटिंग भी अच्छे से नहीं लिख के दोगे तो उनको कौन रोक पाएगा आपके आंसर पे। टक टक टिक मारेंगे, निकल जाएंगे, एवरेज मार्किंग देके कहानी खत्म। लेकिन इससे आप में से अगर कुछ हैं जिनका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। आपके हैंडराइटिंग का सॉल्यूशन है, कोशिश कीजिए पढ़ने लायक आंसर लिखना। ये तो मैंने इतना तो मिनिमम करना होगा ना जिसको पढ़ा जा सके। और ये सारी चीजें जो बताए ना, अगर ये आप इसके अंदर डालना शुरू करोगे तब भी हैंडराइटिंग को एक हद तक रोका जा सकता है इसको, है ना। थोड़ा हैंडराइटिंग खराब भी है ना, तो ऐसे लिखेंगे ना तो वो थोड़ा सा आपका आंसर हल्का हो जाएगा। एक्चुअली हैंडराइटिंग भी खराब है और पूरा एकदम से गाथ करके कहता है ना लिख देना, यानी कुछ भी आपने नहीं छोड़ा स्पेस, सिर्फ लिखे जा रहे हो, इरिटेशन हो जाएगी। अभी हम आपको दिखाएंगे उसका आंसर, ठीक है। इरिटेशन हो जाएगी, आपको लगेगा क्या है ये, एक तो हैंडराइटिंग अच्छा नहीं, ऊपर से इतना पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा उसको हल्का कर दीजिए, चीजों को ऐड करके, तो हो जाएगा। उसके बाद ये लॉजिकल फ्लो क्यों कहा मैंने इसलिए लॉजिकल फ्लो कहा क्योंकि आप ऐसे मानो कि आपके पास प्लेट है, इसी पे चावल डाल दिए, इसी पे दाल डाल दिए, इसी पे सब्जी डाल दिए, तो क्या होगा। और इसी जगह पे लॉजिकल फ्लो नहीं है, आपने सब कुछ दिया उसको, मटन बिरयानी जो भी होता है सब दे दिया। इसी जगह पे इस तरह से अगर कोई खांचा बना दिया जाए, इसमें चावल आ जाए, इसमें दाल आ जाए, सब्जी आ जाए, जो भी आइटम है, चटनी आ जाए, अब अच्छा लगेगा ना, अब अच्छा लगेगा। तो लॉजिकल फ्लो का क्या मतलब होता है, आप सब कुछ डाल रहे हो लेकिन किसको कितना डालना है। चावल है तो बड़ा कर दिए, दाल है तो थोड़ा सा उससे छोटा रहेगा, सब्जी है तो और कम रहेगा, चटनी है तो और कम रहेगा। यानी कहां पे क्या, कितना और कैसे डालना है, ये अहम रोल प्ले करता है ना। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप जब स्पीच देते हो तो अच्छा ऑडिटर कौन होता है, जो एकदम लॉजिकल फ्लो में बोलता है, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक बांधे रहता है। तो ये लॉजिकल फ्लो आंसर में इंपॉर्टेंस रखता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी का है। आपने सब लिखा है, सही तरीके से नहीं लिखा तो कोई मतलब नहीं है उसका। और ऊपर में कुछ पढ़ रहा है, नीचे में कुछ पढ़ रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो सवाल है उसके प्रॉपर फॉर्मेटिंग में अगर लॉजिकल फ्लो नहीं है तो कहानी खत्म है, सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो लॉजिकल फ्लो बहुत ही अहम होता है। अब ऐसा करते हैं, आपको हम कुछ क्वेश्चंस, आपको कुछ हम पीडीएफ दिखाते हैं आंसर राइटिंग वाला, इससे आपको मदद मिलेगी चीजों को समझने में।
और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद सम अप कर देंगे, तो इससे सारा कुछ आंसर राइटिंग को लेकर आपकी एक समझ जो है ना डेवलप हो जाएगी। अभी समय है, अभी सीडीपीओ के लिए भी समय है और जेपीएससी 11th के लिए भी समय है, तो आप अच्छे से उसको कर पाएंगे, राइट। चलिए हम लोग चलते हैं, पीडीएफ को पहले देखते हैं। अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जेपीएससी के लिए, पेपर इसी तरह के पेपर में आपको लिखना होता है। मैं बस एक बार दिखाना चाहता हूँ। अब जेपीएससी 11th के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको ज़्यादा शब्दों में लिखना बड़ा मुश्किल है। बहुत कम में लिखेंगे तो नंबर भी कटेगा, और ज़्यादा में लिखोगे कैसे, वो इधर उधर भटक जाएगा। तो इस तरह से के सवालों में आप अगर इन फ्लो चार्ट्स का यूज़ करते हैं, इन फ्लो चार्ट्स का यूज़ करते हैं, तो आप एक देख लो, एक प्रॉपर गैप भी मिल रहा है, आंसर भी हल्का हो रहा है, ठीक है। और आगे आइए, और चीज़ें थोड़ी सी समझने में आसानी होगी। अब ये देखो, आपका पेपर जो है वो उसका पूरा फॉर्मेट अलग अलग हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए। तो इससे क्या होता है, जैसे ये लाइन सिर्फ डाल दिया गया ना, तो इससे क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते ना डिस्ट्रैक्शन होता है, जो फ्लो में पढ़ रहे हैं वो वहाँ से हटा, अब हमको एक अलग तरीके से आंसर दिख रहा है, तो उसके कारण चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है। आपने देखा होगा वीडियोस के थ्रू भी इसको देखा। चलिए आगे हम एक और दिखाते हैं आपको। अब जब झारखंड का एग्ज़ाम आप देंगे तो यहाँ पे देखो सेल स्ट्रक्चर दिखेगा, लिखना हो सकता है। अब सेल स्ट्रक्चर में क्या क्या लिखेंगे, इसमें वेरियस कंपोनेंट की बात की गई है, आप क्या लिखोगे, इसको कितना लिखोगे। तो जब आप इसके बारे में लिखेंगे तो आगे इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। आप में से बहुत लोग नहीं बनाते होंगे, अगर ये बना दो तो कितना अच्छा होगा। ये जब आप बनाएंगे तो इससे पता चल जाएगा कि आपको इन सब के बारे में जानकारी है, और ये आसान काम नहीं है। आपको इन सब के बारे में जानकारी है तो आप थोड़ा सा आंसर में गड़बड़ी भी करेंगे ना तो वो बच जाएगा। देखिए, ये मैं बस आपको दिखाने के लिए कि अगर क्या आपके आंसर में भी इस तरह की चीज़ें हैं, और अगर आपके आंसर में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं तो हाई स्कोर की उम्मीद कैसे करेंगे आप। अगर कोई सामने वाला लिख रहा है और आप नहीं अभी तक लिख रहे हो तो फिर नंबर इक्वल कैसे होगा। अब एक सवाल को देखिए, भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार की विशेषता का उल्लेख करते हुए उसकी कमियों को बताएं, राइट। अब देखो यहाँ पे मौलिक अधिकार की विशेषता, अब इस तरह से इसको लिखा गया है, कुछ गलतियां हैं उसको अभी छोड़िए। अब यहाँ पे देखिए, मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखो, मौलिक अधिकार 6 हैं। अब इसने क्या किया, इस तरह से फ्लो चार्ट बनाया, और 1 2 3 4 5 और 6 दिखा दिया ना। अब ये कितना आसान हो गया सामने वाले के लिए, जो भी कॉपी चेक करेंगे उनके लिए। अच्छा ये 6 है, और 6 को कितने अच्छे से दिखाया गया है। तो आप जब इस तरह से चीज़ों को लिखते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है। मौलिक अधिकार की कमी, यहाँ पे इस तरह का डिज़ाइन बनाया गया, देख के भी अच्छा लग रहा है। तो ये आंसर में आंसर जो बुकलेट होता है उसके अंदर डाइवर्सिटी लाता है, विविधताएं लाता है। तो अलग अलग टाइप्स के जब आंसर फॉर्मेट पे आंसर लिखा जाता है तो वो काफ़ी अट्रैक्टिंग होता है और कैची होता है, जिसके कारण आपको स्कोर अच्छा खासा मिल जाता है। अब देखिए, सवाल सेम है लेकिन इसको इन्होंने अलग तरीके से लिखा। 1 2 3 4 5 6, यही है ना। अब देखो इसका फॉर्मेटिंग ऊपर में ही दिख गया, इंट्रो के जस्ट बाद दिख गया, और उसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है इसको अलग अलग तरीके से, ठीक है। ये भी टाइप ऑफ फ्लो चार्ट है, आप इसको देखिए। इस तरह से इन्होंने डीपीएसपी को लिखा है, तो ये भी टाइप ऑफ फ्लो चार्ट है। अब होगा क्या कि इन्होंने इस तरह से लिखा, कई सारे स्टूडेंट होंगे वो डायरेक्ट लिख देंगे समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, तो इसको इन्होंने अलग अलग कर दिया, तो थोड़ा सा आसान हो गया। अब देखो एक ये भी टाइप है। क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति के कारण का वर्णन करें। अगर यहाँ इंट्रो नहीं लिखेंगे तो क्या नंबर मिलेगा। कारण क्या है, इतना, जबकि इससे और अधिक कारण है। चलिए अब इसके बाद कारण को एक्सप्लेन किया गया, और यहाँ पे कोई कंक्लूज़न नहीं है, ये भी स्थिति है, ठीक है। यहाँ पे कोई कंक्लूज़न नहीं है, तो इंट्रो भी गायब, कंक्लूज़न भी गायब, और बीच में चीज़ों को लिख दिया गया है, तो इससे नंबर कैसे मिलेगा, अब फाइनल पीडीएफ है ये आपके सामने, ठीक है। अब इसको देखिए अच्छे से, ये अच्छे से लिखा हुआ आंसर है,
आपने इसके पहले इंग्लिश में भी आंसर देखा, हिंदी में भी आंसर देखा। आपने इंग्लिश में आंसर देखा जिसमें फॉर्मेटिंग अच्छा था, लेकिन हैंडराइटिंग की थोड़ी सी इशू थी, थोड़ी दिक्कत थी। यहाँ पे आप में से कई सारे ये भी कहेंगे घर में बैठ के लिखा हुआ आंसर है। घर में बैठ के लिखा हुआ आंसर है, इसमें थोड़ा सा अंतर आता है। वो अंतर ये आता, और ये घर में बैठ के लिखा हुआ आंसर सारा नहीं है, कुछ आंसर्स ऐसे हैं जिसको लिखवाया गया था। तो जिनको इस तरह से लिखने आ जाएगा ना, अगर आपको ऐसा लगता है कुछ को कि ये घर में बैठ के लिखा हुआ आंसर है, तो अच्छी बात है, घर में बैठ के एक बार लिखिए। अगर घर में बैठ के इस तरह के आंसर लिख लेंगे तो आपको थोड़ी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा प्रेशर में आंसर लिखने की ज़रूरत होगी, इतनी ही होगी ना। अदरवाइज़ आप तो लिखेंगे ऐसा, तो क्या ऐसा आप घर में बैठ के लिख पाते हैं? तो इस तरह के एक्सक्यूज़ ना दें, ठीक है, और अपने आप को इम्प्रूव करिए। देखिए, व्हाट वेयर द काउज ऑफ द संथाल रिवोल्ट, संथाल की बात की गई है यहाँ पे। अब संथाल को लेकर एक इन्होंने इंट्रो लिखा, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, इंट्रो लिखा साफ साफ तरीके से, और अंडरलाइन भी करते, ये जो जिनका भी है ये अंडरलाइन करते जा रहे हैं। अब काउज ऑफ संथाल रिवोल्ट इन्होंने देखिए कितने अच्छे से एक एक को घेर के बड़े ही आराम से और शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने लिखा है, दिख रहा है। अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट आ गया, देखिए, ठीक है, एक फ्लो चार्ट आ गया। अब देखो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज है, कॉन्सिक्वेंसेज को एक अलग फॉर्मेट में एक अलग तरीके से लिख दिया। आप भी वही लिखेंगे लेकिन एक अलग तरीके से लिखा, और लास्ट में देयरफॉर यानी कंक्लूड कर दिया। कोई कंक्लूजन शब्द का यूज़ नहीं किया गया है, करना भी नहीं चाहिए, कंक्लूड हो गया। दूसरा सवाल है यहाँ पे बिरसा मुंडा को लेकर है। अब देखिए यहाँ पे काउच, अब बिरसा मुंडा के काउच को अलग तरीके से लिखा गया है। अब इन्होंने यहाँ पे पॉइंट डाल दिए हैं, पॉइंट्स को भी देखो कितने अच्छे से 3 लिखने के बाद इसको ऐसे कवर किया गया है। तो सबके अपने तरीके और अपना डिज़ाइन होता है। चौथा यहाँ पे है मेथड यूज्ड, चलिए ये बोला गया। फेज 1 फेज 2 एकदम अलग तरीके से साफ साफ आ रहा है ना आंसर, सारी चीज़ें आ रही है, साफ साफ आंसर भी आ रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस को यहाँ पे डिफरेंट कर दिया, ये भी फ्लो चार्ट है, डिफरेंट कर दिया, देखो। इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन, देयरफॉर, खत्म कहानी। तो ऐसे करके अब आप ही बताइए, आपके पास अलग अलग टाइप के आंसर गए ना। अब आप में से जो जिसके पास ये आंसर आएगा वो क्या अच्छा स्कोर उनको मिलेगा कि नहीं? पढ़ने में आसानी है, ज़्यादा लेंदी लिखा हुआ नहीं है, इसके अलावा उसमें फ्लो चार्ट भी है, फॉर्मेटिंग भी प्रॉपर है, फैक्ट्स भी है, सब कुछ है। तो जब अच्छे से हमको कोई चीज़ मिल रही है तो हमारे पास ऑप्शंस हैं अच्छा का, तो हम बुरा क्यों ऑप्ट करेंगे? तो थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा। अगर आपको लगता है जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे आप इम्प्रूव कर लीजिए। होपफुली कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।